जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की यह क्लास हर रात 9 बजे होगी। तो जिनका भी ओ लेवल का एग्जाम है वो हर रात 9 बजे तैयार रहेंगे ओ लेवल M1 R5 की क्लास को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 का सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी एक क्लास में पहले करा चुका हूं, जहां पर मैंने आपको समझाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार के जो डेवलपमेंट्स हैं, उनका जो विकास है वो कैसे है, किसकी क्या विशेषता होती है। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका क्या काम है, कैसे काम होता था। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसका इतिहास क्या है और उसके उपयोग होने से हमारे दैनिक जीवन में क्या बदलाव हुए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात आती है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, बैच का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आप क्लासेस लेते हैं तो कमेंट करते हैं कि सर अगस्त के लिए ट्रिपल सी की बैच कब से स्टार्ट होगी या सितंबर के लिए कब से बैच स्टार्ट होगी। मींस बैच किसी एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक के बारे में डिसाइड करता है। तो वैसे ही बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है वो ऑफलाइन तैयार होता है, ठीक है, ऑनलाइन वर्क नहीं होता था। इसमें ऑफलाइन पूरा प्रोग्राम यूजर तैयार करता था। और जो एक प्रकृति के कार्य हैं, ठीक है, जैसे कि एक प्रकार के लड़के हैं उनको अलग कर दिया जाए, जो दूसरे नेचर के हैं उनको अलग कर दिया जाए। मींस उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग या नेचर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाए, है ना। जैसे क्लास 10th का बैच अलग, 11th का अलग, 12th का अलग, है ना। या क्लास में जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में जो टॉप 10 हैं, उनका अलग से बैच हो, और जो सबसे लो हैं उनका अलग से बैच हो, है ना। मीन्स उनको वर्गीकृत कर दिया जाए। तो वैसे ही बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि अगर एक समान के जो कार्य हैं उनको एक बैच के रूप में संगठित कर दिया जाता था और उसके बाद उन्हें प्रोसेस के लिए भेजा जाता था। और इस जो प्रोसेस के लिए हम उपयोग करते थे बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का। किसका उपयोग करते थे? बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिखा है कंटेंट, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए यह उपयोगी है। अब यहां पर एक फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहां पर देखिए यूजर्स हैं, ये यहां से अपनी जो जॉब्स हैं वो दे रहे हैं ऑपरेटर को, और ऑपरेटर यहां पर सिलेक्ट करता है अलग अलग टाइप्स को, है ना। जैसे यहां पर देखिए इसने कलेक्ट किया और इन जॉब्स को दो भागों में करके इन्होंने बैच बना दिया। एक बैच इधर से बन गया और एक बैच इधर से बन गया। अब यह दोनों बैच यहां पर आपके कंप्यूटर के पास में जा रहा है। मींस एक प्रकार के कार्य के लिए अलग बैच और दूसरे प्रकार के कार्य के लिए हम दूसरा बैच बनाते हैं, इसीलिए इसको हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। अब फटाफट देखते हैं आगे। अब इसका लाभ क्या है ये आप जान लीजिए। इसमें क्या है कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं। मेरे से जो भी आवश्यकताएं होती हैं वह वहां पर उपलब्ध रहती हैं। इसमें हमें टाइम प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जिनसे टाइम फिक्स नहीं करना पड़ता है कि भाई इस समय तक हमें करना है, उसके बाद फिर से आके हमें देखना रहेगा या आगे प्रोसेस करना रहेगा। इसमें हमने जो काम कर दिया वो ऑटोमेटिक काम आगे बढ़ता रहता है। किसी भी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है कि हमें बीच में उसे हस्तक्षेप करना पड़े।
ठीक है। अब जो 1950 का दौर है, इसमें सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग IBM 701 का निर्माण हुआ था। IBM 701 कंप्यूटर के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग का निर्माण किया गया था। जब भी आप वीडियो को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उन्हें आप नोट किया करिए। जैसे ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ, तो 1950 में। ओके, अब देखते हैं हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सिंगल यूजर का मतलब जिसमें एक बार में एक ही यूजर कार्य कर सकता हो, है ना। जैसे आप सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग सिंगल हैं, बहुत सारे लोग डबल हैं। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, बुरा मत मानिएगा। जोकिंग के साथ पढ़ाई करिएगा, अच्छे से एंजॉय करते रहिए और स्टडी करते रहिए, काफी आसानी से आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो सिंगल यूजर में क्या होता है दोस्तों कि एक समय में एक ही यूजर इस पर काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मल्टी यूजर में क्या है कि एक साथ कई सारे कार्य हो सकते हैं, कई लोग कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार में एक ही लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, है ना, या पर्सनल मोबाइल यूज करते हैं, तो एक बार में 4 लोग थोड़ी ना मोबाइल चला सकते हैं, एक ही लोग चला सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं वो एक लाइन में अरेंज रहते हैं, एक ही लाइन में सब व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग कहां होता है, तो कार्यालयों में होता है और अदर प्लेसेस में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो MS DOS, Windows 3, X, Windows 95, 97 और 98, ये सभी आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था है कि MS DOS कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर या मल्टीटास्किंग, तो कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो सिंगल यूजर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल टास्किंग और दूसरा होता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सिंगल टास्किंग क्या है और मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहां पर क्या है कि एक नेटवर्क में कई सारी प्रणालियां जुड़ सकती हैं, लेकिन उपयोग जो है वो केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल कौन सा है, विंडोज 95 और विंडोज NT। यहां पर देख सकते हैं ये यूजर है, ये कोई टास्क देता है, तो टास्क कहां जाता है, कंप्यूटर के पास, वहां से CPU के पास जाता है और CPU में प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो आपका जो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी फिगर को रिप्रेजेंट करता है या इसी आधार पर कार्य करता है, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग। अब इसके बाद देखते हैं हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी का मतलब यह है कि एक से अधिक, है ना, तो यह एक क्या है, बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग कहां होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है, जो एक ही समय में एक ही डाटा को एक से अधिक यूजर द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है। जैसे आप फेसबुक का उपयोग करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करते हैं, तो वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडमिन बना देते हैं। तो अगर आपने एक से अधिक एडमिन बनाया तो जो डाटा है वो जो एक एडमिन है वह भी कर सकता है और जो दूसरा एडमिन बनाया गया है वह भी एक्सेस कर सकता है। अगर तीसरे को आपने एडमिन बना दिया तो तीसरा एडमिन भी वह सारे कार्य कर सकता है जो पहला एडमिन कर सकता है, ठीक है। मीन्स तीनों लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वही सेम प्रोसेस होता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वहां पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक और उबंटू, ये सभी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब ये कैसे काम करता है ये भी आपको भी हम बताते हैं। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों मल्टीटास्किंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम पर इसका उपयोग काफी होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग मतलब एक बार में एक से अधिक टास्क वहां पर उपयोग होते हैं। मीन्स एक बार में जब एक से अधिक काम हो, जैसे आप सभी लोग अभी वीडियो भी देख रहे हैं, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो आप व्हाट्सएप भी चला लेते हैं और वीडियो भी सामने देखते रहते हैं, है ना। ये कॉल आ गई तो कॉलिंग भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर लेते हैं।
वैसे ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि सीपीयू एक ही समय में कई सारे कामों को निष्पादित करता है ना। एक समय में कई सारे कार्य होते हैं तो वही कहलाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब एक समय में अगर एक से अधिक कार्य होगा तो उसके लिए हमें कोई शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब एक समय पर एक से ज्यादा कार्य करने के लिए हम टाइम शेड्यूलिंग का प्रयोग करते हैं, पर यह काम इतनी तेजी से होता है कि यूजर को भी नहीं पता चलता है कि एक ही बार में सारी प्रोसेसिंग हो रही है। मीन्स पलक झपकते ही सारा काम हो जाता है। एग्जाम्पल देखें तो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, लाइनेक्स, यूनिक्स आदि। ठीक है, अब यहां पर आप फिगर देख सकते हैं, ये यूजर है। यूजर ने एक साथ में 3 टास्क दिए हैं। ठीक है, पहला टास्क, दूसरा टास्क और तीसरा टास्क। अब ये तीनों टास्क एक साथ आ रहे हैं कंप्यूटर के बाद। अब यहां पर देखिए कंप्यूटर तीनों को एक करके सीपीयू के पास भेज देता है और फिर तीनों के अलग अलग परिणाम भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही परिणाम आए, परिणाम तीनों का आएगा और तीनों अलग अलग परिणाम हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, समझ में आ गया। आपको जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब यहां पर देखते हैं हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं। तो यहां पर जो यूजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे किसी प्रोग्राम को निर्देश देता है और तत्काल प्रक्रिया प्राप्त करता है। मीन्स यह डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि आपको ये काम करना है और तुरंत वहां पर कार्य होकर उसे मिल जाता है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अभी एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई यूजर्स वर्क कर सकते हैं जिन्हें हम टर्मिनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल कहते हैं। और ये किस मोड में कार्य करते हैं? तो इंटरएक्टिव मोड में काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा किस मोड में? इंटरएक्टिव मोड में काम करते हैं और इन्हें कहा जाता है टर्मिनल। ठीक है बच्चों, इसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद तुरंत परिणाम को दर्शाया जाता है। मीन्स जैसे ही प्रोसेस होता है वैसे ही परिणाम भी हमारे सामने आ जाता है। और जो भी यूजर्स हैं उनको संसाधन को उपयोग करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। ठीक है, कि मीन्स इस संसाधन का उपयोग आप इतनी समय तक करेंगे, आप इतनी समय तक करेंगे, आप इतनी समय तक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक घर में एक ही बाइक है और बाइक का काम 3 लोगों को है, तो ये डिसाइड कर दिया कि भाई मॉर्निंग में 8 से 10 बाइक आपके पास रहेगी, जो काम है आप कर लीजिएगा, 10 से 12 आपके पास रहेगी और 12 से 2 आपके पास रहेगी। वैसे यहां पर भी होता है टाइम शेयरिंग में कि टाइम शेयर किया जाता है कि यह प्रोसेस आपको करना है इतनी देर में, यह आपको करना है और यह आपको करना है। ठीक है, और इसको हम कहते क्या है? टाइम स्लाइस या क्वांटम। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी आता है टाइम स्लाइस या क्वांटम से संबंधित। अब यहां पर आप फिगर देख सकते हैं कि टाइम अलॉट किया जा रहा है। यहां पर ये एक्टिव मोड में काम कर रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर है, यहां पर अभी वेटिंग में है ना। और जैसे ही काम होता है, कंप्लीट होता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी आपको दिक्कत समझ में आती है, जो भी टॉपिक्स नहीं क्लियर होते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या मोबाइल पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जहां पर डाटा प्रोसेसिंग का कोई समय फिक्स हो, है ना, कि इतनी देर में प्रोसेस होके हमें मिलना ही चाहिए, वही कहलाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर देखिए सरल शब्दों में लिखा गया है कि इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए होता है जहां डाटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित होता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम को दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है।
मीन्स एक प्रोग्राम का जो परिणाम मिलता है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट को दूसरे प्रोग्राम में इनपुट के रूप में दिया जाता है और फिर वहां से प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर पहला जो प्रोग्राम है वो प्रोसेसिंग में लेट करता है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा रिले रेस, है ना, कि अगर पहला धावक क्या करता है, धीमी स्पीड से आता है तो उसका खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ता है। तो वही सेम प्रोसेस है कि यहां पर अगर पहला प्रोसेस लेट में होता है तो दूसरे प्रोग्राम का भी जो क्रियान्वयन है, जो उसकी प्रोसेसिंग है, वह भी लेट हो जाती है या उसका रिजल्ट भी वेटिंग में हो जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था में प्रोग्राम के प्रोसेसिंग के समय को तीव्र रखा जाता है, काफी स्पीड में रखी जाती है प्रोसेसिंग, कि फटाफट परिणाम मिलता रहे और दूसरे यूजर के पास जाता रहे, वहां से इनपुट होके आउटपुट मिले, फिर तीसरे के पास जाए, तीसरे से चौथे पे। ठीक है, इसका उपयोग कहां करते हैं, तो उपग्रहों के संचालन, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्टी, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण आदि में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब यहां पर हम बात करते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हार्ड रियल टाइम गारंटी देता है कि जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो समय पर पूरे होंगे। जैसे कि यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो आसानी से आप एग्जाम को टॉप करेंगे, एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम यह गारंटी ले लेता है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, और कंप्यूटर के लिए लगभग सभी काम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं वह समय पर पूरे होंगे। इसमें जो डाटा है वह रोम मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। रोम और रैम ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने आपको मेमोरी पढ़ाई थी तो वहां पर रोम और रैम के बारे में काफी एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दी है, वहां से आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कभी नहीं होता है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब काल्पनिक मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसमें काल्पनिक मेमोरी का प्रयोग कहीं भी कभी भी नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हार्ड आपने पढ़ा वैसे यहां पर हमें पढ़ना है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण वास्तविक समय के कार्य हैं उनको अन्य कार्यों की जगह पर प्राथमिकता मिलती है। मीन्स एक ही बात है कि जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको अन्य कामों की जगह प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता पूर्ण होने तक उसे बरकरार रखा जाता है। सॉफ्ट रियल सिस्टम में हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तुलना में सीमित उपयोगिता होती है। वहां पर कोई सीमा नहीं है, यहां पर सीमित कार्य ही होते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी और एडवांस साइंस प्रोजेक्ट आदि। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यह भी आप जान लीजिए। तो किसी विशेष कार्य को डिजाइन करने के लिए हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई विशेष काम है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उपकरण के भीतर जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के प्रयोग के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं उसे हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर ही रोम में स्टोर किया जाता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो एक क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहां होता है या कहां पर स्टोर किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर रोम में यह स्टोर किया जाता है। अब उपयोग कहां कहां होता है? तो माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर इंग्लिश में भी नोट डाउन है, जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है वो इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी उसे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम पर इसका उपयोग
बहुत ही ज्यादा होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों, आप सभी के फोन में मोबाइल में हॉटस्पॉट और वाईफाई की व्यवस्था होती है। मान लीजिए किसी यूजर के पास में अभी नेट पैक नहीं है, तो क्या है कि दूसरे के द्वारा वो वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो सकता है ना। या आपको ही अपने 2-3 लैपटॉप में चलाना है नेट, तो आप मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके तीनों में नेट का उपयोग कर सकते हैं और आसानी से अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। मीन्स नेटवर्क के जरिए वो आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। ऐसे ही आप शॉप पे देखते हैं कि वहां पर वाईफाई लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, और वो अलग अलग लैपटॉप से, अलग अलग कंप्यूटर से प्रिंटर को फिक्स किया हुआ है, वाईफाई के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है, और वो सभी से प्रिंट आउट दे रहा है। मीन्स नेटवर्क के जरिए आपस में वो सभी जुड़े होते हैं, और इसी के लिए डेवलप किया गया था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है। मीन्स जो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक सर्वर पर कार्य करता है, और जो सर्वर होता है, सर्वर को डाटा उपयोगकर्ता समूहों, सुरक्षा एप्लीकेशंस और अन्य नेटवर्किंग कार्यों को प्रतिबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है। मीन्स जो सर्वर को जो डाटा उपयोगकर्ताओं को क्या करता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें नेटवर्किंग कार्यों को प्रतिबंधित करने की भी क्षमता प्रदान करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक उद्देश्य है, नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंटर एक्सेस करने की अनुमति देना। अभी मैंने आपको यही बताया कि नेट के जरिए कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना और प्रिंटर जो है उसको एक्सेस करने की अनुमति देना, है ना। आइए विद फिगर आपको समझाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका इंटरनेट। ये इंटरनेट से मॉडेम आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ से राउटर जुड़ा हुआ है, और इस राउटर के जरिए यहाँ पर देखिए एक वर्क स्टेशन है, ये स्विच है, स्विच से यहाँ पर सर्वर लगा हुआ है, इस स्विच से यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पीसी लगा हुआ है, और इसी से यहाँ पर ये दूसरा डेस्कटॉप भी है, तीसरा डेस्कटॉप भी है। यहाँ राउटर से वाईफाई है, वाईफाई से देखिए आईफोन भी कनेक्ट है, लैपटॉप कंप्यूटर भी कनेक्ट है, और स्मार्टफोन भी कनेक्ट है। मीन्स यही क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क के जरिए यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीजें एक चीजों से जुड़ी हैं, है ना, और सभी एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। कोई भी प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंट आउट मिल जाएगा, या कोई भी डाटा या कोई जानकारी आपस में साझा करनी है तो यहाँ से आसानी से ये सभी साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कल का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।